एनिमे की शुरुआत में हमें अकाने को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी सो के ही उठी है और नहाने चली जाती है। इसके बाद वो तैयार होकर बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी वो डर जाती है सामने रिपोर्टर्स को देख के। लेकिन जब वो अपने आगे खड़े अपने ड्राइवर को देखती है तो उसे पता लगता है कि वो उसका बस नजरों का धोखा था। इसके बाद वो कार में बैठ के अपने स्कूल पहुंच जाती है। जब वो स्कूल पहुंचती है तो सभी स्टूडेंट्स उसका हंस के स्वागत करते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अकाने एक एक्ट्रेस है और कई सारी सीरीज और फिल्मों में काम कर चुकी है। पर जब वो लॉकर रूम में पहुंचती है तो उसकी मुलाकात उस इंसान से होती है जिससे वो नफरत करती है। ऐसा इसलिए था कि वो हमेशा उसका नाम गलत प्रोनाउंस करता था, जबकि रोज वो उसके साइड में ही बैठता है। उस लड़के का नाम कागेनो होता है जो कि अकाने का फिर से गलत नाम लेके उसे गुड मॉर्निंग कहता है। और अकाने जब उसे अपना सही नाम बताती है उसके बाद भी वो उसका गलत ही नाम लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद अकाने अपने पास के बारे में बता रही होती है कि एक स्कैंडल की वजह से उसे हमेशा अपने रूम में बंद रहना पड़ता है और दुनिया के सामने एक मुखौटा पहन के रखना पड़ता है। वो हमेशा जानबूझ के ऐसी चीजें करती है ताकि उसके आसपास के लोग उसे पसंद करें। इसी की वजह से जब सारे स्टूडेंट छुट्टी होके जा रहे होते हैं फिर भी वो टीचर्स का काम कर रही होती है। तभी उसे अचानक से एक बहुत ही सुंदर पियानो की धुन सुनाई देती है और फिर हमें पता चलता है कि ये धुन कोई और नहीं कागेनो ही बजा रहा होता है। शाम को जब अकाने घर जाने वाली होती है वो अपने ड्राइवर को कॉल करती है पर उसका ड्राइवर फोन नहीं उठाता। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसके ड्राइवर को कुछ गुंडों ने बहुत बुरी तरह से मारा था, जिसकी वजह से वो पैदल ही घर जाने लगती है। वहीं कागेनो भी छत पे खड़ा होकर नोटिस करता है कि अकाने को उसका ड्राइवर लेने नहीं आया था। घर जाते वक्त अकाने बहुत डरी हुई होती है और खुद से कह रही होती है कि उस इंसिडेंट के बाद से मैं घर से कभी अकेली बाहर नहीं रही हूँ। तभी वही दोनों गुंडे आते हैं जिसने उसके ड्राइवर को मारा था और उसे किडनैप कर लेते हैं। जब वो बेहोश हो रही होती है उसे लास्ट मोमेंट्स में कागेनो दिखता है। कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है तो वो सोचती है कि कहाँ हूँ मैं। एक किडनैपर उससे बदतमीजी करने लगता है जिसकी वजह से उसकी दूसरे आदमी के साथ बहस हो जाती है और ये सब देख के अकाने बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम कागेनो को देखते हैं जो कि लड़ाई के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी एक किडनैपर उसके पास आता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा पसंद है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसी वक्त अकाने को उसके पहले वाला इंसिडेंट याद आ जाता है जब उसके एक फैन ने उसे किडनैप कर लिया था और उसके साथ जबरदस्ती की थी। तभी उन्हें छत पे से कुछ आवाज आने लगती है जिससे किडनैपर चौकन्ना हो जाता है और ऊपर देखने लगता है। तभी कागेनो हीरो की तरह एंट्री लेता है। वो खुद को किडनैपर से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं स्टाइलिश रफियन स्लेयर हूँ। उस किडनैपर के पास गन होती है जिससे वो स्लेयर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन कागेनो उस पे एक नाइफ थ्रो करता है और उसे बुरी तरह से पीट देता है। ये देख के वो दूसरा किडनैपर इंप्रेस हो जाता है। वो अपनी बंदूक नीचे गिरा देता है और उसके साथ एक नाइफ से लड़ने लगता है। वो कहता है कि जब से मुझे आर्मी से निकाला गया था मैं बहुत बोर हो चुका था, लेकिन अब फाइनली कुछ एंटरटेनिंग होगा। कागेनो भी खुद से सोच रहा होता है कि मैं हमेशा से एक आर्मी के बंदे को डिफीट करना चाहता था। ऐसे ही वो दोनों लड़ने लगते हैं। जब ऐसा लग रहा होता है कि वो किडनैपर उसे मार ही देगा, लास्ट मोमेंट में उसके अटैक को कागेनो ब्लॉक कर देता है एक क्रोबार से। वो किडनैपर से कह रहा होता है कि एक क्रोबार एक नाइफ से बहुत ही ज्यादा यूजफुल वेपन है। उसे ये तब पता चला जब उसने इस क्रोबार का यूज करके बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट गैंग को हराया था। जब उस किडनैपर ने ये बात सुनी तब वो समझ गया कि ये वही बंदा है जो रात को अलग अलग गैंग्स की धुलाई करता है। वो तुरंत अपनी गन उठाने के लिए गया, लेकिन कागेनो उसे आसानी से रोक देता है और उसे क्रोबार से तब तक पीटता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। इसके बाद वो एक नाइफ उठाता है और अकाने को फ्री कर देता है और उससे कहता है कि उसे अगली बार से संभाल के घर जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले अकाने उससे कुछ कह पाती वो वहाँ से गायब हो चुका था। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और अकाने के माँ बाप भी आते हैं जिन्होंने अपने पैसे और पावर का यूज करके इस सारी घटना को दबा दिया था। उसके बाद अगली सुबह निशिनो फिर से स्कूल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सभी को गुड मॉर्निंग कर रही होती है। आज भी उसे फिर से लॉकर के पास कागेनो दिखता है, लेकिन इस बार कागेनो उसका सही नाम लेके उसे गुड मॉर्निंग कहता है। ये सुन के निशिनो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। निशिनो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस बार मुझे डायरेक्टली मेरी आंखों में देख रहा है। हम देखते हैं कि निशिनो के रूम में टीवी चल रहा होता है जहाँ न्यूज आ रही होती है। ट्रक से एक्सीडेंट के बाद एक कागेनो नाम का लड़का मर चुका है। हमें फिर कागेनो का पास दिखाया जाता है। कागेनो कह रहा होता है कि बचपन में सब बच्चों का ड्रीम होता है कि वो हीरो बने, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका ये ड्रीम चेंज हो जाता है। पर मैं उन सबसे अलग था, मुझ में हीरो बनने का अलग ही पैशन था। मैंने वो सब कुछ किया जो मेरी स्किल को इम्प्रूव करे और मुझे स्ट्रॉन्ग बनाए। और स्कूल में मैं एक मास्क के पीछे रहा करता था ताकि किसी को ना पता चले कि मेरी असलियत क्या है। मैंने अपनी ट्रेनिंग
जारी रखी, पर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इस वर्ल्ड में चाहे जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लूं, मुझे उतनी ओवरवेलमिंग पावर कभी नहीं मिलेगी जैसा कि मैंने स्टोरीज में देखी है। मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ गुंडों को अकेले पीट सकता हूँ, पर तब क्या होगा जब मुझे सोल्जर्स घेर लेंगे और उनके हाथों में गन होगी। हाँ, अगर मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट हूँ दुनिया का, तब शायद मैं उन्हें हरा दूं। पर तब क्या होगा जब मुझ पे न्यूक्लियर मिसाइल से हमला किया जाएगा। मुझे ऐसी बॉडी चाहिए जो किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल से तबाह ना हो, ऐसी बॉडी जिसकी कोई लिमिट ना हो। तभी हम देखते हैं कि कागेनो दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है। वो किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है यहाँ, जिसमें सारी की सारी मेंबर्स लड़कियां ही हैं जो उसके पीछे खड़ी हैं। एक लड़की कह रही होती है कि हमने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। दूसरी लड़की कहती है कि हम बस आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि इसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स पूरे टाउन में फैले हुए हैं। वहीं कागेनो कहता है कि ये बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है पर ये अच्छा है। मुझे एक नई दुनिया के अंदर एक नई जिंदगी मिली है और आखिरकार मेरे हाथ में वो चीज है जिससे मैं एक लिमिटलेस पावर बन चुका हूँ, मैजिक। मुझे इस दुनिया का ना ही हीरो बनना है ना ही लास्ट बॉस। मैं वो शख्स बनना चाहता हूँ जो दुनिया को शैडो से कंट्रोल करे और फिर अपनी ग्रेटनेस दिखाए। मैं बनूंगा द एमिनेंस इन द शैडो। तभी अल्फा कागेनो से कहती है कि जैसा तुमने कहा था सब वैसा ही निकला। मैंने उन एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ा और हमें पता लगा कि उसमें कल्ट ऑफ डियाब्लोस के बारे में लिखा हुआ है। हम जितना उनके बारे में जान रहे हैं वो उतना ही पावरफुल लग रहे हैं। पिछली लाइफ में कागेनो की मौत के बाद वो दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ। उसके फादर कह रहे होते हैं कि क्लेयर को हमेशा से एक भाई चाहिए था, वो बहुत खुश होगी। कागेनो को समझ में आ जाता है कि वो किसी और दुनिया में बोर्न हुआ है और यहाँ मैजिक है। वो कहता है मेरी पहली दुनिया में मैजिक बस कहानियों की बातें थी, पर अब मैं इस पावर को अपने लिए यूज कर सकता हूँ। कई साल बीत जाते हैं और कागेनो एक पत्थर के अंदर तलवार घुसा के उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि सभी को कागेनो के वारिस से बहुत उम्मीदें हैं, पर वो मैं नहीं हूँ, मेरी बहन है। और हम देखते हैं कि क्लेयर अपनी स्वॉर्ड से एक बड़े पत्थर को काट के उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट देती है। कागेनो कहता है कि उसकी बहन बहुत टैलेंटेड है और उसके मुकाबले वो बस एक एवरेज डार्क नाइट है, लेकिन ये सब कुछ एक दिखावा है। वो रात को बैटमैन की तरह बैंडेज से लड़ता है जिन्हें वो बिना किसी परेशानी के आसानी से हरा देता है अपने स्लाइम सूट की मदद से। वो खुद को इतना एंजॉय कर रहा था कि उसने कब सारे बैंडेज को मार दिया उसे पता भी नहीं चला, लेकिन अभी भी उन बैंडेज का लीडर छुपा हुआ था जो उसके ऊपर पीछे से हमला करता है। कागेनो जख्मी होने का नाटक करता है पर उसे कुछ भी नहीं हुआ था और वो अपने सूट का इस्तेमाल करके उसे भी मार देता है। इसके बाद वो उन सारे बैंडेज के पैसे चुरा लेता है, लेकिन उन बैंडेज के सामान में उसे एक अजीब सा क्रीचर भी दिखाई देता है। सिड सेंस करता है कि वो क्रीचर मैजिक से ओवरलोड हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो चुकी है। सिड उसे अपने घर ले जाता है और कुछ हफ्तों के लिए उस पर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करता है, जिसकी वजह से उस क्रीचर का मैजिक रिलीज हो जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक बहुत सुंदर एल्फ होती है। वो उसे जमीन पे लेटा देता है और इससे पहले कि वो उठे वो अपना पहला अपीयरेंस प्लान करता है, जो कि एमिनेंस इन शैडो के रूप में होगा। सिड बताता है कि उसने उसका कर्ज हटा दिया है और अब वो फ्री है। सिड उसे आगे बताता है कि हीरोज जिन्होंने डीमंस को डिफीट किया था उनके डिसेंडेंट्स पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने कर्ज कर दिया था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कल्ट ऑफ डियाब्लोस है, लेकिन वो ये सब कुछ अपनी मनगढ़ंत कहानियों में से बता रहा होता है। वो कहता है कि उसका मेन पर्पस इस दुनिया में कल्ट ऑफ डियाब्लोस को खत्म करना है और वो अपना नाम शैडो बताता है, जो क्रिमिनल्स को अंधेरे में रह के हंट करता है। इसके बाद वो लड़की खड़ी होती है और कहती है कि हम और भी हीरो के डिसेंडेंट्स को ढूंढेंगे और उन्हें उनके कर्ज से फ्री करेंगे। वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं जिसका नाम वो शैडो गार्डियन रखते हैं और सिड उस लड़के का नाम अल्फा रखता है। 3 साल बाद सिड अपनी बहन के साथ ट्रेन कर रहा होता है। वो उसे बड़ी आसानी से हराने के काबिल है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और अपनी बहन से कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसके कुछ दिन बाद क्लेयर का एडमिशन मिडगार किंगडम के ब्लैक नाइट अकेडमी में हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अकेडमी जाती उसे कोई किडनैप कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिड बेटा से पूछता है कि अल्फा कहाँ है, जिस पे बेटा बताती है कि उन्हें क्लेयर के ट्रेसेस भी मिल चुके हैं और वो एक मैप खोलती है। सिड इस मैप पे एक नाइफ फेंकता है, लेकिन जहाँ वो उस नाइफ को मारना चाहता था उसकी जगह किसी और जगह पे लग जाती है। वो ये छुपाने के लिए यही कह देता है कि क्लेयर को यहीं किडनैप करके रखा गया है और बेटा उसकी बातों को मान भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं जिसे कि चेन से बांध के रखा हुआ है। किडनैपर उस पर हमला करता है जिसे क्लेयर डॉज कर जाती है। ये देख के किडनैपर इम्प्रेस हो जाता है, जिस पर क्लेयर कहती है कि उसने ये सब अपने भाई से सीखा है, वो हमेशा उससे कुछ ना कुछ नया सीखती है। ये सुन के किडनैपर कहता है कि फिर तो मुझे तुम्हारे भाई को किडनैप कर लेना चाहिए था या फिर उसे जान से मार देना चाहिए। ये सुन के क्लेयर को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। तभी किडनैपर को रिपोर्ट किया जाता है कि 7 लोग आए और उनके सारे सोल्जर्स को मार दिया।
किडनैपर जब बाहर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि उसके सारे सोल्जर्स मरे हुए हैं। अल्फा खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि हम शैडो गार्डियन हैं और हम कल्ट ऑफ डियाब्लोस को मिट्टी में मिला देंगे। किडनैपर ये सुन के हैरान हो जाता है कि ये कल्ट ऑफ डियाब्लोस के बारे में कैसे जानते हैं और उस पर हमला कर देता है, लेकिन अल्फा उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। किडनैपर कुछ मैजिकल पिल्स खाता है जिससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी बदौलत वो वहां से भागने में कामयाब होता है। अल्फा बाकी लड़कियों से कहती है कि उन्हें चेज करने की कोई जरूरत नहीं है, शैडो उसे जरूर खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ शैडो भी अंडरग्राउंड था, जो कि रास्ता भूल गया है और अब इधर उधर भटक रहा है। तभी वहाँ किडनैपर आ जाता है, जो वहाँ शैडो को देख के हैरान होता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन शैडो उसके अटैक्स को आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है। शैडो उससे कहता है कि तुम्हारे पास अल्फा से ज्यादा मैजिकल पावर है, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा कमजोर हो। इसके बाद शैडो उसके साथ खेलने लग जाता है और उस पर आसानी से कई सारे हमले करता है। किडनैपर समझ जाता है कि वो शैडो को नहीं हरा सकता, इसलिए वो और भी पिल्स खा लेता है और एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो तेजी से शैडो पे हमला कर रहा होता है, लेकिन शैडो उसके सारे अटैक्स को डॉज कर पाता है और उसे आसानी से मार देता है और कहता है कि खेलने का समय खत्म हो चुका है। लड़ाई के बाद शैडो को किडनैपर का एक पेंडेंट मिलता है जिसमें उसकी और उसकी बेटी की फोटो होती है। वो उस पेंडेंट को अपनी जेब में डाल लेता है और वहां से चलने लगता है। अगले दिन क्लेयर घर वापस आ जाती है और उसे एकेडमी में भेज दिया जाता है। शाम को शैडो कूल दिखने के लिए सनसेट की तरफ देख रहा होता है, लेकिन अल्फा के पास उसके लिए एक बैड न्यूज होती है। वो कहती है कि वो सब उसे छोड़ के जा रहे हैं। सिड को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होता। कई महीने बीत चुके हैं जब वो लड़कियां उसे छोड़ के गई थी। उन्होंने उससे कहा था कि वो सारी दुनिया में घूम के कल्ट ऑफ डियाब्लोस को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सिड उनकी बातों को मिसअंडरस्टैंड कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो सब अब बड़े हो गए हैं और वो उसके साथ खेलना नहीं चाहते, पर वो उनसे नाराज नहीं था। उसने डिसाइड किया कि उसके पास टीम नहीं है, फिर भी वो एक एमिनेंस इन शैडो बना रहेगा। अब सिड मिडगार किंगडम के रॉयल कैपिटल में पहुंच चुका है। उसकी उम्र 15 साल है और उसे जबरदस्ती मिडगार एकेडमी में भेजा गया है। यहाँ पे भी सिड एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह ही एक्ट करता है ताकि उसकी तरफ कोई भी अननेसेसरी अटेंशन ना आए। इसके बाद वो स्कूल जाने के लिए हीरो और जागा के साथ ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में हीरो कंप्लेंट कर रहा था कि अपर किड्स की तरह उन्हें डॉर्म्स में रहने की इजाज़त नहीं है। वहीं सिड खुद पे प्राउड फील कर रहा था क्योंकि वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने में सफल रहा था और उसके दोस्तों ने उसे मजबूर किया कि वो अपना प्यार किसी लड़की से कन्फेस करे। वो रिजेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार था। जब वो स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रिंसेस अलेक्सिया ने एक लड़के का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। ये देख के उसके दोस्तों ने उसे गुड लक कहा और वो प्रैक्टिस में लग गया ताकि वो एक परफेक्ट बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह प्रपोज कर पाए और रिजेक्ट हो। शाम के वक्त अलेक्सिया को सिड प्रपोज करने लगा। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस और अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और अंदर ही अंदर अपने इस शर्मनाक प्रपोजल पे गर्व महसूस कर रहा था। उसे यकीन था कि अलेक्सिया उसे रिजेक्ट कर ही देगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अलेक्सिया ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और सिड हक्का बक्का रह गया कि ये मान कैसे गई। अगले दिन सारे स्कूल को पता लग गया कि प्रिंसेस अलेक्सिया एक ऑर्डिनरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। सभी लड़के उससे चिढ़ रहे थे और उसके दोस्त भी उससे जेलस फील कर रहे थे। वो बात कर ही रहे थे कि अलेक्सिया वहां आ जाती है और वो सिड के बगल में बैठ जाती है। अलेक्सिया को महंगी महंगी डिशेस सर्व की जा रही होती हैं। वो कहती है कि वो कभी भी अपना लंच खत्म नहीं कर पाती। ये सुनते ही सिड कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और उसके हिस्से का खाना खाने लगता है। वो उससे काफी रूडली बिहेव कर रहा होता है ताकि अलेक्सिया उसके साथ ब्रेकअप कर जाए, लेकिन अलेक्सिया उसे अपने साथ फेंसिंग की प्रैक्टिस करने को कहती है। वो उसे मना नहीं कर पाया और उसके साथ सेम क्लास में जाने को मान गया। अलेक्सिया के बदौलत सिड को हायर फेंसिंग क्लास में एंट्री मिल जाती है। जीनन ने उसे पूरी क्लास के सामने इंट्रोड्यूस किया। कुछ टाइम बाद क्लास शुरू हो जाती है। अलेक्सिया और सिड साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सिड अलेक्सिया की फेंसिंग को नोटिस कर रहा होता है। उसे लगता है कि अलेक्सिया काफी प्रिसाइज मूवमेंट्स करती है और उसके सारे अटैक्स भी सधे हुए हैं। सिड को अलेक्सिया का फाइटिंग स्टाइल पसंद आ रहा था और उसे ये भी पता था कि उसकी बड़ी बहन मिडगार किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है। दोपहर को जब क्लास खत्म हुई, अलेक्सिया ने सिड के फेंसिंग स्टाइल को प्रेज किया और उसने ये भी कहा कि वो उसके स्टाइल से नफरत भी करती है। इसके बाद अलेक्सिया ने जीनन को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया। ये देख के सिड समझ गया कि उसने उसका प्रपोजल इसलिए एक्सेप्ट किया था ताकि उसकी शादी जीनन से ना हो। उसे बाद में पता चलता है कि अलेक्सिया जीनन के साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहती थी और इसीलिए उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया। अलेक्सिया ने उसे बताया कि उसे पता था कि सिड ने उससे प्रपोज इसलिए किया था क्योंकि वो बैठा रहा था। अलेक्सिया उसे फोर्स करती है कि जब तक उसका पीछा जीनन से नहीं छूट जाता उसे उसके बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करनी होगी। सिड आनाकानी कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही अलेक्सिया गोल्ड कॉइन निकालती है, सिड उसका कुत्ता बनने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे अपने प्लान के लिए पैसों की जरूरत है।
इसकी वजह से सिड इस रिलेशनशिप के दिखावे को कंटिन्यू रखता है। सभी लोग उससे जेलस फील कर रहे होते हैं, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली होती है कि लोगों का ध्यान अभी भी अलेक्सिया पर है, ना कि उस पे। इसके बाद अलेक्सिया और सिड ट्रेन पे दिखाए जाते हैं। अलेक्सिया किसी बात से गुस्से पे और बड़बड़ किए जा रही है, लेकिन सिड उसकी बातों में इंटरेस्टेड है ही नहीं। इसके बाद वो शहर के सेंटर में जाके आइसक्रीम खाते हैं। सिड उससे पूछता है कि वो जीनन से क्यों नहीं शादी करना चाहती, वो तो एक परफेक्ट लड़का लगता है। जिस पे अलेक्सिया कहती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, अगर कोई परफेक्ट दिख रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ वो छुपा रहा है। अलेक्सिया सिड को बताती है कि वो लोगों को उनकी परफेक्शन से जज नहीं करती, वो उन्हें उनके फ्लॉज से जज करती है, और इसी वजह से वो सिड को सह भी पाती है। इसके बाद वो सिड का शुक्रिया करती है उसकी प्रॉब्लम सुनने के लिए। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। सिड अलेक्सिया से कहता है कि उसके फेंसिंग स्टाइल में कुछ बदलाव आया है, जिस पे अलेक्सिया कहती है कि वो अपनी सिस्टर जितनी स्ट्रॉन्ग बनना चाह रही है। इसके बाद वो सिड से कहती है कि वो उसके फेंसिंग स्टाइल से नफरत करती है, क्योंकि उसका फेंसिंग स्टाइल उसे अपने जैसा लगता है, और क्योंकि उसका फेंसिंग स्टाइल उसकी सिस्टर के सामने बहुत ही ज्यादा वीक है। सिड उसे चेयर अप करते हुए कहता है कि तुम्हारा फेंसिंग स्टाइल बोरिंग जरूर है, लेकिन बहुत सुंदर है। अचानक से अलेक्सिया को गुस्सा आ गया और उसी वक्त ट्रेन भी रुक जाती है। वो सिड को गुड बाय कहती है और ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद उनकी रिलेशनशिप खत्म हो गई। ये देख के उसके फ्रेंड्स सिड को चीयर अप कर रहे थे। वो उसकी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन सिड कहता है कि उन्होंने तो किस भी नहीं किया था। इसके बाद जीनन और 2 और नाइट्स उन्हें घेर लेते हैं। उनका मानना है कि उसने प्रिंसेस अलेक्सिया को किडनैप किया है, जिसकी तहकीकात के लिए वो उसे अरेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अलेक्सिया जागती है और वो देखती है कि उसे मैजिक सीलिंग चेन से बांधा हुआ है। वो आसपास देखती है पर उसे कुछ नहीं समझ आता। उसे लगता है कि उसे शायद सिड ने ही किडनैप करवाया है। तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो देखती है कि उसके बगल में ही एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर है। उसके कुछ देर बाद ही एक सन की वैज्ञानिक वहां आता है, जिसका मकसद अलेक्सिया का रॉयल ब्लड लेना था। वो अलेक्सिया के सारे क्वेश्चंस को इग्नोर कर देता है और बस उसका ब्लड निकालने पे ध्यान देता है। वो कहता है कि इस मॉडर्न दुनिया में डीमन वापस आएगा और पागलों की तरह हंसने लगता है। वहीं सिड को 2 नाइट्स टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि उसने ही अलेक्सिया को किडनैप किया है। लेकिन सिड इन सब चीजों से काफी खुश था, क्योंकि उसे एक परफेक्ट बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह बिहेव करने का मौका मिल रहा था। लेकिन अब वो इस टॉर्चर से बोर होने लगा था और वो सोच रहा था कि ये सब आखिर कब तक चलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट अलेक्सिया का ब्लड लेते ही जा रहा है, जिसकी वजह से अलेक्सिया उससे कहती है कि वो ज्यादा ब्लड ना ले, क्योंकि वो मरना नहीं चाहती। वहीं साइंटिस्ट भी किसी वजह से परेशान था। वो चिल्लाता है कि उसकी लैब उससे छीनी जा रही है और वो गुस्से में उस म्यूटेटेड मॉन्स्टर को लात मारने लगता है। ये देख के अलेक्सिया उसे याद दिलाती है कि वो उसका खून यहाँ लेने आया था। वो वैज्ञानिक एक कटोरा दलिया लेके आता है और अलेक्सिया को ऐसे खिलाता है कि वो लगभग चोक कर जाती है, और ये सब वो मॉन्स्टर बैठ के देख रही होती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अलेक्सिया की सिस्टर आइरिस जीनन को शुक्रिया कर रही होती है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा था। जीनन कॉन्फिडेंट है कि वो अलेक्सिया को जरूर ढूंढ लेंगे। इसके बाद जीनन कहता है कि उसे नहीं लगता कि सिड कल्प्रेट है, उसे लगता है कि वो पूरी तरह से इनोसेंट है। वो ये भी रिपोर्ट करता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स लॉकडाउन के अंदर है और उन्हें कहीं भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तभी आइरिस को बाहर से कुछ शोर शराबे की आवाज आती है, जो कि क्लेयर मचा रही होती है, क्योंकि वो अपने छोटे भाई को बचाना चाहती है। वहीं आइरिस सोच रही होती है कि उसकी छोटी बहन उससे इतनी दूर क्यों हो गई। इसके बाद हम अलेक्सिया को देखते हैं, जो कि अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सिड को रिलीज कर दिया जाता है। सिड अपने सारे जख्मों को इंस्टेंटली हील कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि वो बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह नहीं होता। जब वो ट्रेन से उतरा तो उसके साइड में एक लड़की चलते हुए उसे कुछ मैसेज देती है, और जब वो अपने रूम में पहुंचता है तो अल्फा उसका वहां इंतजार कर रही होती है। वो उसे एक बर्गर देती है और कहती है कि मैंने सुना तुम मुसीबत में हो। सिड का मानना था कि ये सारी लड़कियां एक नॉर्मल जिंदगी ही जी रही हैं, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि वो अभी भी उसके साथ खेलने के लिए आ गई। इसके बाद अल्फा उसे रिपोर्ट करती है कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस ने ही अलेक्सिया को किडनैप किया है। सिड को थोड़ी हैरानी होती है कि अलेक्सिया अभी भी जिंदा कैसे है। इसके बाद अल्फा उससे कहती है कि उसे उसको बर्गर खिलाने के लिए बाहर ले जाना होगा, और वहां से जाते वक्त वो उससे पूछती है कि जो नाइट्स उसका पीछा कर रहे हैं, क्या वो उन्हें खत्म कर सकती है। सिड कहता है कि उसे बस अपना काम करना चाहिए और नाइट्स को इग्नोर करे। इसके बाद हम अलेक्सिया को देखते हैं, जो अपनी बची कुची ताकत से उस मॉन्स्टर को कुछ कहती है। वहीं दूसरी तरफ सिड इस दिन को सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा होता है, और इस सेलिब्रेशन की वजह ये थी कि आखिरकार उसने अपना एमिनेंस इन शैडो के कलेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद वो बेटा के आने का इंतजार करता है। जब बेटा वहां पहुंचती है तो वो सजा हुआ रूम देखती है। वो उससे कहता है कि शैडोज का समय आ चुका है। ये सब देख के बेटा बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो सिड को रिपोर्ट करती है उनके मेंबर्स के बारे में, और सिड ये सुन के हैरान होता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में 100 से ज्यादा मेंबर्स हैं।
इसके बाद उसे वो बताती है कि कमांडर्स ने प्रिंसेस एलेक्सिया की लोकेशन पता लगा ली है। सिड उसे आगे कुछ भी बोलने से रोकता है और उसे एक लेटर दिखाता है। इसके बाद वो कहता है कि वो इस प्रॉब्लम को संभालेगा और आज रात ये दुनिया उनकी है। इसके बाद सिड जब अपने अपार्टमेंट के बाहर होता है तो 2 नाइट्स उसके सामने आते हैं जो कि उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उनका प्लान उसकी पिटाई करने का था। तभी उन दोनों के पीछे उनके साथियों की लाशें मिलती हैं और सिड उन पे हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। वो शैडो में ट्रांसफॉर्म हो गए और दूसरी तरफ बेटा अपने लीडर को एडमायर कर रही होती है और ये सारी चीजें लिख रही होती है। वहीं डेल्टा और बाकी के कमांडर्स करप्ट नाइट्स को खत्म कर रहे होते हैं और ये सब अल्फा छत पे खड़ी देख रही होती है। वहीं आयरिस को नाइट्स इन्फॉर्म करते हैं कि एक मिस्टीरियस ग्रुप उनकी सिटी पे अटैक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्सिया उस मॉन्स्टर से बात कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ वो साइंटिस्ट आ जाता है। उसका प्लान डियाब्लोस को अवेकन करना है और वो अजीब सी मिक्सचर को उसमें इंजेक्ट करता है। उस मिक्सचर से उस मॉन्स्टर की पावर बढ़ जाती है और वो उस साइंटिस्ट को मार के एलेक्सिया को फ्री कर देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी बॉडी के ऊपर से उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो आसपास की सारी चीजों को तबाह करने लगती है। एलेक्सिया हैरान हो रही होती है कि वो बच कैसे गई, लेकिन जो मेन बाहर जाने का रास्ता था वो ब्लॉक हो चुका था, तो वो बाहर निकलती है रास्ता ढूंढने के लिए। तभी उसके सामने जीनन आता है। जीनन उसे बताता है कि ये फैसिलिटी उसकी है, जिसपे एलेक्सिया को गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसे किडनैप करवाया था। जीनन एलेक्सिया को बताता है कि उसे उसके ब्लड की जरूरत थी ताकि वो डीमन डियाब्लोस को रिवाइव कर पाए, जो सुन के एलेक्सिया उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इन सबसे जीनन को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एलेक्सिया अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे सिर्फ खरोंच ही दे पाती है, जिसके बाद जीनन उनके पावर डिफरेंस को दिखाता है और उसे बताता है कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती और उससे कहता है कि वो कभी भी अपनी बहन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। तभी अचानक से वहाँ शैडो पहुंच जाता है, जिसे देख के वो दोनों काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। जीनन शैडो को कमजोर समझ रहा होता है और उसे बताता है कि वो कल्ट का कोर मेंबर है। जीनन कॉन्फिडेंट था कि वो शैडो को बड़ी ही आसानी से हरा देगा और उससे कहता है कि मैं तुम्हें असली पावर दिखाता हूँ। लेकिन जब जीनन शैडो पे हमला करता है वो उसके अटैक को आसानी से डॉज कर जाता है और उससे कल्ट के कोर मेंबर्स के बारे में पूछता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर से नाइट्स लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनके अटैक्स का उस मॉन्स्टर पे कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो उसे हराएंगे कैसे। तभी हम आयरिस को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर पे हमला करने जा रही होती है। आयरिस के अटैक से उस मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इंस्टेंटली अपने हाथ को रिजनरेट कर पाता है। नाइट्स ये देख के हैरान होते हैं कि आयरिस के अटैक से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा, जिसके बाद आयरिस और भी ज्यादा ताकत से उसका दूसरा हाथ काटती है और वो मॉन्स्टर दीवार से जाके टकरा जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो सर्वाइव कर जाता है और दूसरा हाथ भी रिजनरेट कर रहा होता है। इसके बाद आयरिस उस पर और भी ज्यादा ताकत से हमला करती है और उसको खत्म करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ अल्फा आ जाती है जो आयरिस से कहती है कि उसके अटैक से इस क्रीचर को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है और वो उस मॉन्स्टर से कहती है कि मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी और उस पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है। आयरिस अल्फा की पावर देख के हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अल्फा को उसके गले से एक फोटो मिलता है जिसमें उसके फादर और उसकी फोटो होती है। अल्फा आयरिस को बताती है कि वो शैडो गार्डन है और उसे वार्न करती है कि वो उनके मामले में दखल ना दे। इसके बाद अल्फा वहाँ से गायब हो जाती है और आयरिस अपनी बहन को ढूंढने लग जाती है। इसके बाद हम जीनन और शैडो को देखते हैं। जीनन अपनी पूरी जी जान लगा रहा होता है शैडो को डिफीट करने में, लेकिन उसके किसी भी अटैक का शैडो पे कोई असर नहीं हो रहा होता। जिसके बाद शैडो जीनन को दिखाता है कि वो उसके पैर के जूती के बराबर भी नहीं है, जिसके बाद जीनन को गुस्सा आ जाता है और वो और भी तेजी से शैडो से लड़ने लगता है। ये फाइट देखते वक्त एलेक्सिया नोटिस करती है कि शैडो का फेंसिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा सुंदर है और फिर उसे रियलाइज होता है कि शैडो का फेंसिंग स्टाइल तो बिल्कुल उसके जैसा है। एलेक्सिया को याद आता है कि उसे अपना फेंसिंग स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन वो अपने फेंसिंग स्टाइल से अपनी बड़ी बहन को नहीं हरा पाई। एलेक्सिया हार मानने वाली थी, लेकिन शैडो ने उसके फेंसिंग स्टाइल का पोटेंशियल दिखाया। तभी शैडो जीनन को जख्मी कर देता है। जीनन को समझ नहीं आ रहा होता है कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग होते हुए भी अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाएगा। शैडो उसे जवाब देता है कि हम शैडो गार्डन हैं, जो कि शैडोज में रह के क्रिमिनल्स को हंट करते हैं। ये सब सुन के एलेक्सिया कंफ्यूज हो रही होती है और दूसरी तरफ जीनन कुछ पिल्स खाता है जिससे उसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो एक मॉन्स्टर जैसा दिखने लगता है। वो कहता है कि वो बहुत ही कम लोगों में से है जो इस पावर को कंट्रोल कर पाते हैं और इसकी मदद से वो शैडो को एक हमले में ही खत्म कर देगा। लेकिन उसके अटैक से शैडो का कुछ भी नहीं बिगड़ा था। इसके बाद एलेक्सिया जीनन की इनॉर्मस पावर को सेंस करती है, लेकिन शैडो के लिए तो ये सब बच्चों का खेल था और वो जीनन की धुलाई बड़ी ही आसानी से कर रहा होता है। और अब आखिरकार जीनन को समझ में आ गया था कि वो शैडो का बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसके बाद शैडो एक स्पेल एक्टिवेट करता है जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा था और उसने अपनी मैजिकल पावर से एक जाल जैसा बना दिया था। जीनन ये सब देख के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था और उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान जिसके पास इतनी मैजिकल पावर है एग्जिस्ट भी करता है।
इससे पहले शैडो इस स्पेल को एक्टिवेट करता, शैडो जीनन को एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब को सर्वाइव करना चाहता था और कहता है कि वो अब खुद ही न्यूक्लियर बॉम्ब बन चुका है। जीनन उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी तलवार ही टूट जाती है, जिसके बाद शैडो अपना एटॉमिक स्पेल एक्टिवेट कर देता है। इस अटैक से ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर में भूकंप आ चुका है। इस स्पेल से शहर का बहुत ही बड़ा एरिया तबाह हो जाता है। ये सब शैडो गार्डन दूर से खड़े देख रहे होते हैं और आयरिस अपनी बहन के लिए परेशान हो रही होती है। जब ये तबाही रुकती है तो शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा होल रह जाता है, लेकिन एलेक्सिया टनल में बिल्कुल ही अनहार्म्ड होती है। तभी एलेक्सिया अपनी फेंसिंग की प्रैक्टिस करने लगती है जो कि अब उसे एलिगेंट और ब्यूटीफुल लग रही होती है। तभी वहाँ आयरिस पहुंच जाती है जो कि अपनी छोटी सिस्टर को सही सलामत देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। एलेक्सिया अपनी बड़ी बहन को हग करती है और वो दोनों अपनी सारी दूरियां खत्म कर देते हैं। इसके कुछ दिनों बाद एलेक्सिया सिड से मिलती है। वो अब सिड को पसंद करने लगी है और वो उसका शुक्रिया करती है क्योंकि उसने उसकी फेंसिंग स्टाइल की तारीफ की थी। सिड के जाने से पहले एलेक्सिया उससे पूछती है कि क्या वो रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहेगा, लेकिन सिड बेरहमी से उसे रिफ्यूज कर देता है, जिसकी सजा भी उसे बड़ी ही बेरहमी से दी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शैडो गार्डन की सारी लड़कियां अपने मास्टर को एडमायर कर रही होती हैं और वो बाकी के कल्ट के मेंबर्स को ढूंढने का प्लान कर रहे होते हैं। तभी अल्फा बताती है उन्हें और भी कल्ट ऑफ डियाब्लोस की फैसिलिटीज के बारे में पता लगा है और कई क्रिमिनल्स शैडो गार्डन की रेपुटेशन को खराब करना चाहते हैं और उनके नाम से काफी सारे क्राइम्स कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इसके पीछे भी कल्ट ऑफ डियाब्लोस का ही हाथ है। वहीं दूसरी तरफ आयरिस परेशान थी क्योंकि कल्ट ऑफ डियाब्लोस के मेंबर्स उनके नाइट्स में ज्वाइन हो रखे थे और वो शैडो गार्डन को भी एक थ्रेट की तरह देख रही थी। वो उनके खिलाफ क्या करे उनकी प्लानिंग कर रहे थे। इसके बाद आयरिस ग्लेन और मार्को को इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट करती है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत सारी बुक्स लेके कहीं जा रही होती है। उससे से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। सिड खून से लथपथ था और वो उससे खड़ा होने में मदद करता है। उसी वक्त उस लड़की को सिड पे क्रश हो जाता है। रात के वक्त एक आदमी को एक क्रिमिनल चेस कर रहा होता है जो कि कहता है कि वो शैडो गार्डन से बिलोंग करता है। अगले दिन सिड अपने फ्रेंड से कहता है कि उसने एलेक्सिया से ब्रेकअप कर लिया है। तो उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या उसने उसे किस किया था, जिस पे सिड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद उसके फ्रेंड्स प्लान करते हैं कि वो शहर जाके चॉकलेट खरीदेंगे। इसके बाद चेरी और उसके पिता को एक आर्टिफैक्ट दिखाया जाता है जो कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस की पोजेशन में था। आयरिस चाहती है कि चेरी इस आर्टिफैक्ट पे रिसर्च करे क्योंकि उसका मानना है कि चेरी इस किंगडम की स्मार्टेस्ट पर्सन है। उसके पिता लूथर भी उसे इनकरेज करते हैं और कहते हैं कि वो डेफिनेटली इस आर्टिफैक्ट के सीक्रेट्स को अनकवर कर देगी। तो चेरी रिसर्च करने के लिए मान जाती है और आयरिस क्रिम्सन ऑर्डर को उसे प्रोटेक्ट करने का टास्क देती है। दोपहर को सिड और उसके दोस्त एक दुकान के बाहर खड़े होते हैं। उस बिल्डिंग के बाहर का और अंदर का आर्किटेक्चर सिड को अपनी पहली जिंदगी की याद दिला रहा होता है। तभी एक लड़की उनके पास आती है और सिड से एक सर्वे लेने को कहती है। इसके बाद सिड उसे मॉल के अंदर ले जाती है। जब सिड अंदर पड़े सामान को देखता है वो रियलाइज करता है कि ये सारी चीजें तो उसकी पिछली जिंदगी से सिमिलर लगती हैं। वो लड़की उसे मॉल के छत पे ले जाती है जहाँ एक बड़ा सा घर बना हुआ है। जब वो उस घर में एंटर करता है तो उसे बहुत सारे शैडो गार्डन के मेंबर्स ग्रीट करते हैं और सबसे ऊपर गामा होती है। सिड गामा को देख के हैरान था और उसे अब पता चलता है कि गामा ही इस मॉल की ओनर है। अब सिड को याद आता है कि उसने ही गामा को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताया था। सिड के हिसाब से गामा शैडो गार्डन में सबसे ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन उसमें बस एक ही कमी है, वो बहुत ज्यादा एथलेटिक नहीं है। इसके बाद वो अपने सिंहासन पे जाके बैठ गया और वो एक राजा की तरह फील कर रहा था और इस गिफ्ट के लिए वो अपने फॉलोअर्स को एक रिवॉर्ड देता है। इस वक्त गामा याद करती है कि कैसे सिड ने उसकी जिंदगी बचाई थी। इसके बाद गामा सिड को बताती है कि उन्होंने इस स्टोर से कितनी कमाई की है। इतने सारे पैसे देख के सिड की आंखें चौंधी आ जाती हैं। इसके बाद गामा सिड को बताती है कि नाइट ऑर्डर को लगता है कि शैडो गार्डन बेगुनाह लोगों को मार रहा है। सिड कहता है कि उसके पास एक प्लान है इन इम्पोस्टर्स को पकड़ने का। इससे पहले कि सिड वहां से बाहर जाता, सिड को न्यू से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे कि अभी अभी नंबर में प्रमोट किया गया है। तभी सिड को याद आता है कि वो तो इस दुकान से चॉकलेट खरीदने वाला था, तो वो चुपके से एक गोल्ड कॉइन चुरा लेता है। इसके बाद सिड और उसके दोस्त डॉम्स के लिए चल पड़ते हैं। तभी सिड को कहीं से तलवारों के टकराने की आवाज आती है तो एकदम से रुक जाता है और एक्टिंग करता है कि जैसे उसे बहुत जोर से आई हुई है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो उसे पीछे छोड़ दें ताकि वो टीचर से मुसीबत में ना फंसे लेट जाने के लिए। सिड कहता है कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, चॉकलेट्स बाहर आने वाले हैं। इस तरीके से वो अपने दोस्तों से पीछा छुड़ाने में कामयाब होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्सिया एक आदमी से लड़ रही होती है जो कि कह रहा होता है कि वो शैडो गार्डन से है। ये सब शैडो छत पे खड़ा होकर देख रहा होता है और वहाँ एलेक्सिया को देख के वो हैरान है। एलेक्सिया उसे हराने में कामयाब होती है। तभी वहाँ और
भी एनिमीज आ जाते हैं। एलेक्सिया उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद वहाँ और लोग आ जाते हैं जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो शैडो गार्डन से हैं। वो लोग एलेक्सिया को इंजर कर देते हैं, लेकिन इससे पहले वो एलेक्सिया को और नुकसान पहुंचाए शैडो आ जाता है और उसे बचा लेता है। शैडो को देखते ही बाकी के असैसिन्स वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन शैडो उन्हें नहीं छोड़ने वाला था। एलेक्सिया उससे कुछ सवाल पूछती है, लेकिन शैडो उसका जवाब बिना दिए ही वहां से चल पड़ता है। लेकिन जब वो एक बंदे को खत्म करता है तभी वहां नू भी आ जाती है। शैडो कहता है कि वो आखिरी बंदे को खत्म कर सकती है। तभी वो एनिमी न्यू पे अटैक कर देता है, लेकिन न्यू आसानी से उसका हाथ काट देती है और कहती है कि तुम्हारी जिंदगी के साथ तो मैं खेलने वाली हूँ। वहीं हम दूसरी तरफ कल्ट ऑफ डियाब्लोस के मेंबर्स को देखते हैं जो कि अपनी अगली स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। तो यहीं ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। अभी तक ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक छोड़ देना, और अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।